नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। नवंबर 2025 मंथली करंट अफेयर का सीरीज लेकर के मैं आ चुका हूं। पार्ट 1 है ये। पार्ट 1 में हम लोग टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 1 तारीख से 15 तारीख तक का कवर करेंगे। फिर इसके बाद पार्ट 2 आएगी। तो पिछले महीनों की जो भी करंट अफेयर आपकी छूटी है, अगर आपने नहीं देखा है मंथली सीरीज, तो आप जाइए फटाफट से देख लीजिए। सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, पिन कमेंट में भी छोड़ दूंगा, और यहाँ कार्ड बन कर आ रहा होगा, इससे भी जाकर के आप जितनी भी पुरानी पिछली महीनों की वीडियो है सब देख सकते हो। और इसकी पीडीएफ वगैरह सब आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाएगी। एमजेटी ऐप पर ही इसकी सबकी क्विज मिल जाएगी, वहाँ से आप जाकर सॉल्व कर सकते हो। आपके आने वाले एग्जाम के लिए सब यूजफुल है, तो आप प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हो। एमजेटी ऐप पर सब कुछ फ्री में अवेलेबल है। महीने की ई बुक लेना चाहते हो तो आप ई बुक के माध्यम से और डिटेल से पढ़ाई कर सकते हो। बाकी टेलीग्राम पर भी इस वीडियो की पीडीएफ भेज दी जाएगी, तो टेलीग्राम से जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना रात को 9 बजे। ठीक है जी, चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। और आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, 1 नवंबर को प्रत्येक वर्ष कितने राज्यों का राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है साथियों 8 राज्यों का। 8 राज्यों का और केंद्र शासित 5 केंद्र शासित प्रदेशों का। ठीक है ना, 5 यूनियन टेरिटरीज का। कौन कौन से हैं आपके सामने ये लिस्ट है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और छत्तीसगढ़। केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें तो पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दिल्ली, चंडीगढ़ और अंडमान निकोबार। सबके डेट्स दिए गए हैं, कब कब स्थापना हुआ था। देखिए 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ था कि भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया था राज्यों का, इसलिए 1 नवंबर 1956 आपको ज़्यादा दिख रहा होगा। कई राज्य जो है वो भाषाई आधार पर विभाजित किए गए थे। इसके बाद से फिर आगे समय आने के साथ साथ और भी पुनर्गठन किया गया। तो इसमें अगर मैं बात करूं जैसे कि आपका ये हो गया छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ तो 2000 में, सन 2000 में ये अलग हुआ। पंजाब जो है हरियाणा से 1966 में अलग हुआ। तो ये डेट 1 नवंबर ही तो है, लेकिन 1956 को भाषाई आधार पर जब अलग किया गया था तब इसे नहीं किया गया था। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाले और परमाणु क्षमता से लैस अंडर वाटर ड्रोन पोसाडाइन का सफल परीक्षण किया है? पोसाडाइन, तो पोसाडाइन का सफल परीक्षण रूस ने किया है। किसने किया है? रसिया ने किया है। इसको रेड कर लेते हैं। रसिया ने किया है पोसाडाइन का सफल परीक्षण। ये परमाणु ऊर्जा से चलेगा और परमाणु क्षमता से भी लैस होगा। अंडर वाटर ड्रोन है, पानी के अंदर चलने वाला ड्रोन है। यानी कभी भी रसिया पानी के अंदर से जाकर ही न्यूक्लियर विस्फोट कर सकता है किसी भी देश में। और ये परमाणु ऊर्जा से चलेगा, तो मतलब इसकी रेंज असीमित है, अनलिमिटेड रेंज है। नाम इसका है पोसाडाइन, इसे याद रखना। पोसाडाइन को ही डूम्सडे टॉर्पीडो भी कहा जा रहा है। डूम्सडे जापानी पौराणिक कथाओं में डूम्सडे मतलब एक कयामत वाली दिन कहा जाता है, मतलब जब सब खत्म हो जाए उस वाला। तो इसीलिए डूम्सडे मतलब समझ लो खतरनाक सबसे ज़्यादा। तो ड्रोन परमाणु ऊर्जा से चालित होता है। अभी कुछ दिन पहले ही एक मिसाइल का भी इन्होंने परीक्षण किया था, रूस ने ही, जो परमाणु ऊर्जा से संचालित थी। तो इसकी भी रेंज असीमित हो जाती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। Dictionary.com ने किस शब्द को 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? तो Dictionary.com का इस बार का 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर है 67। ये 67 मत पढ़ना, इसे 67 ही पढ़ना। और ये इंटरनेट, जनजी इंटरनेट कल्चर डिजिटल एक्सप्रेशन में एक अब्सर्ड ह्यूमर के बढ़ने का एक संकेत है। इसे 67 के नाम से उच्चारण किया जाता है, अमेरिका वगैरह में फेमस है। तो इसे स्क्रीला के ट्रैक डूट में यूज किया गया है। NBA स्टार लेमेलो बाल ने भी यूज किया, तो काफ़ी 7 ये फेमस हो गया 67। ठीक है ना। बाकी पिछले साल के भी वर्ड ऑफ द ईयर आपके सामने हैं। जैसे ऑक्सफोर्ड ने ब्रेन रूट को 2024 में घोषित किया था, ये 2024 के हैं सब। ठीक है। कैम्ब्रिज ने मैनिफेस्ट को, मरियम वेबस्टर ने पोलराइजेशन को, और Dictionary.com पिछले वर्ष डिम्यूर को चुना था, इस बार 67 को। ठीक, आगे। हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग को सशक्त बनाने के लिए 10 वर्षीय डिफेंस डील किया है? तो भारत और अमेरिका ने अभी 10 ईयर का डिफेंस डील किया है रक्षा और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। ये डील उस टाइम पर हुई है जब भारत टैरिफ की मार झेल रहा है। 50% टैरिफ लगा हुआ है इंडिया पर USA का। तो लेकिन उसके बीच ये नया 10 वर्षीय डिफेंस डील हुआ है। हालांकि इस पर बातचीत बहुत लंबे समय से चल रही थी, तो इसका इस टैरिफ से तो डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन हाँ, इस डिफेंस डील के दौरान भारत ने वो चीज़ें ज़रूर ही बरती हैं, वो एहतियात बरतने का प्रयास किया है, क्योंकि टैरिफ उधर लगा है।
इसी वजह से भारत ने जो बड़े बड़े जो डील करने थे उसको होल्ड कर दिया, या कहें कि उसको कैंसिल कर दिया। जो संभावना बन रही थी, क्या बन रही थी संभावना? एक्चुअल में अमेरिका F-35 बेचना चाह रहा था भारत को। तो भारत जब देखा टैरिफ वगैरह लगा रहे हैं और बहुत ज़्यादा ये प्रो पाकिस्तान इनका सेंटिमेंट बढ़ रहा है अमेरिका का, ट्रंप का, तो कहा रुको भी, अब तुमसे हम वो नहीं लेंगे, है ना। तो खैर भारत यही होता है, रुक करके मतलब खुल करके जवाब समय पर ना देने वाला, ऑप्शन से बचे रहते हैं। किस राज्य की पुलिस ने ऑनलाइन सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया? तो ऑनलाइन सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए साइबर जागो कार्यक्रम ये शुरू किया है अभी पंजाब राज्य सरकार ने। पंजाब पुलिस ने ऑनलाइन सुरक्षा, ऑनलाइन सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, इन सबको बढ़ावा देने के लिए साइबर जागो कार्यक्रम किया और इसके तहत सरकारी हाई स्कूलों में प्रशिक्षण दिया गया, स्टूडेंट को अवेयर किया गया है। ऐसे ही साइबर क्राइम को लेकर के अवेयरनेस फैलाने के लिए दिल्ली पुलिस ने जागरूकता अभियान शुरू किया था, साइबर साथी चंडीगढ़ ने शुरू किया था, महाराष्ट्र ने साइबर बोप शुरू किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के CAPF और CPO के कितने कर्मियों को दक्षता पदक 2025 से सम्मानित किया गया? तो CAPF और CPO के टोटल 1466 कर्मियों को दक्षता पदक से सम्मानित किया गया। ये 31 अक्टूबर को सम्मानित किया गया था, यानी कि एकता दिवस के अवसर पर, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती होती है उसी अवसर पर ये घोषणा की जाती है। तो CAPF यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, जिसके तहत आपका SSB आता है, BSF आता है, CRPF आता है, ITBP आता है, असम राइफल्स आते हैं, ये CAPF होते हैं। गृह मंत्रालय की फोर्स है जिन्हें पैरामिलिट्री भी कहते हैं। तो उनके और जो यूनियन टेरिटरीज के ऐसे फोर्सेस हैं, पुलिस हैं, CPOs हैं, केंद्रीय पुलिस संगठन हैं, इन सबको इसके कहा जाता है। केंद्रीय पुलिस में कौन सा? जैसे दिल्ली पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, यानी कि गृह मंत्रालय देखता है। चलिए आगे। स्टैनफोर्ड द्वारा जारी विश्व के टॉप 2% वैज्ञानिकों की 2025 की सूची में कुल कितने भारतीय वैज्ञानिक शामिल हैं? तो देखिए, स्टैनफोर्ड ने एक लिस्ट जारी की दुनिया के टॉप 2% साइंटिस्ट कौन कौन से हैं, और उस लिस्ट में यहाँ पर क्वेश्चन है कि कितने भारत से हैं। तो उस लिस्ट में सोचो, दुनिया के टॉप 2% में भारतीयों की बात की जाए तो 6239 भारतीय साइंटिस्ट इसमें शामिल हैं, टॉप 2% में। टॉप 100% अगर देखा जाएगा तो ना जाने कितने भारतीय साइंटिस्ट होंगे इसमें। तो ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट है। इसमें एकल वर्षीय प्रदर्शन को लेकर के, यानी सिंगल ईयर परफॉर्मेंस को लेकर के 6239 भारतीय हैं, और करियर लॉन्ग यानी कि ऑल टाइम रैंकिंग में 3372 भारतीय इसमें शामिल हैं। ठीक है, अगला। ICC मेंस ODI रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल करने वाले सबसे वृद्ध बल्लेबाज कौन बन गए हैं? ICC की मेंस ODI रैंकिंग में नंबर 1 हासिल कर लिए हैं रैंक रोहित शर्मा, और रोहित शर्मा इस रैंक पर पहुंचने वाले सबसे बुजुर्ग बल्लेबाज बन चुके हैं। इन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। सचिन तेंदुलकर 2011 में 38 साल और 73 दिन की उम्र में नंबर 1 रैंकिंग पर पहुंचे थे ICC की। वहीं रोहित शर्मा 38 साल 182 दिन की आयु में ODI रैंकिंग में नंबर 1 पर हैं ICC के। ठीक है, तो मतलब अच्छी बात तो ये है कि इन्होंने एक भारतीय का ही रिकॉर्ड तोड़ा है। खैर, रोहित शर्मा जो हैं अब हैं टॉप पर। अगला। निम्न में से कौन सा पोर्ट भारत का पहला शिप टू शिप LNG बंकरिंग सुविधा स्थापित करने वाला पोर्ट बन गया है? तो ये पोर्ट है विजिंझम पोर्ट। विजिंझम पोर्ट साथियों ये है तिरुवनंतपुरम केरल में, और ये पोर्ट भारत का पहला डीप सी पोर्ट है। भारत का पहला डीप सी पोर्ट है, ये बात याद रखना, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में PM मोदी ने जाकर के इसका किया था उद्घाटन। डीप सी पोर्ट से होता क्या है कि जो बड़े शिप्स हैं, कार्गो शिप, वो यहाँ पर आकर के अब डॉक हो सकेंगे। जो हम लोग अब तक UAE में डॉक कराते थे, या सिंगापुर में डॉक कराते थे, या श्रीलंका में डॉक कराते थे, फिर वहाँ से छोटे छोटे शिप के माध्यम से सामान अपने यहाँ लाते थे अपने पोर्ट पर, अब वो भारत में हो पाएगा क्योंकि विजिंझम पोर्ट बन गया है। पूरी तरीके से नहीं बना है, लेकिन ऑलमोस्ट काम यहाँ पर हो चुका है। अब एक एक चीज़ और ऐड की जा रही है। ऐसे में इसी टाइम पर यहाँ शिप टू शिप LNG बंकरिंग सुविधा ला दी गई है, यानी एक शिप से दूसरे शिप में LNG बंकरिंग हो सकेगी, LNG ट्रांसफ़र आराम से हो सकेगा। ठीक है, तो ये सिस्टम सभी जगहों पर नहीं अवेलेबल होता था अब तक। खैर, LNG से याद आया, अभी LPG 10% LPG के लिए समझौता हुआ है अमेरिका से, ये भी याद रखना। 10% LPG भारत पहली बार अमेरिका से खरीदने जा रहा है।
ट्रेंडिंग टॉपिक्स में मैंने आपको इस पर वीडियो दी थी। इसके बदले में मसालों वगैरह पर से टैरिफ 50% का रिमूव किया है ट्रंप ने, ठीक है। तो ये अपडेट है जानकारी। बाकी आप आते हैं इस पर टॉपिक पर। पद्म भूषण से सम्मानित एकनाथ वसंत चटनेस, ये कौन थे जिनका 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया? एकनाथ वसंत चटनेस ये थे साथियों कौन? ये अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे, अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। और भारतीय जब इसरो का शुरुआत हुआ ना, तो उसके फाउंडिंग मेंबर्स में से एक माने जाते थे। 22 अक्टूबर को पुणे में 100 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, पहले इनकॉस्पार के नाम से जाना जाता था, इसी को अपडेट करके 15 अगस्त 1969 को इसरो का गठन किया गया था। तो इनकॉस्पर जो था उसके सदस्य सचिव ये हुआ करते थे। तो इसरो जब बना तो उसके फाउंडिंग मेंबर्स में ये भी शामिल थे। खैर 1963 में जब भारत ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया नाइके अपाचे, तो उसके विकास में और उसके पर्यवेक्षण में ये इनका योगदान रहा था। तो आप समझ सकते हो कितने ये महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 1985 में, 1985 में। अगला, भारत में आयोजित आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो आप सबने देखा, इस बार इतिहास रचा है भारतीय महिलाओं ने। भारत की महिला टीम ने पहली बार, आज तक के इतिहास में पहली बार आईसीसी का महिला वनडे विश्व कप जीता हुआ है। भारत ने साउथ अफ्रीका को फाइनल में हराया है और जीत लिया पहली बार खिताब। 40 करोड़ रुपए का यानी $4.48 मिलियन का मिला है प्राइज मनी। 20 करोड़ उपविजेताओं को मिला, यानी कि साउथ अफ्रीका की महिला टीम को मिला। यहाँ पर प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला शेफाली वर्मा को। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुनी गई दीप्ति शर्मा, दोनों ही भारत की हैं। और सर्वाधिक रन बनाया लॉरा वल्वरेट ने, जो कि दक्षिण अफ्रीका की हैं। अगला, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे ये मनाया जाता है साथियों 5 नवंबर को। दुनिया भर में सुनामी के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। सुनामी आती है, उसके पीछे के कारण क्या हैं और उससे कैसे बचा जाए, कैसे आभास लगाया जाए वगैरह, यहाँ पर अवेयरनेस फैलाई जाती है। तो 5 नवंबर 2016 से ये दिन घोषित किया गया है। थीम है इस बार की बी सुनामी रेडी, इन्वेस्ट इन सुनामी प्रिपेयर्डनेस, सुनामी के प्रिपेयर्डनेस में तैयार करना। निम्न में से कौन यूनेस्को के द्वारा रचनात्मक पाक कला का शहर यानी सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में शामिल होने वाला भारत का दूसरा शहर बना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखना। भारत का दूसरा शहर जो सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल हुआ है ये है अब लखनऊ। लखनऊ, ठीक है। पहला शहर हैदराबाद था, हैदराबाद था पहला शहर फर्स्ट, और दूसरा है लखनऊ। ये दोनों याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे के सारे चुने हुए क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इनको अच्छे से ध्यान से पढ़ करके जाते हो, तैयार करके जाते हो, तो आप समझिए 80 to 85% स्कोर करके आओगे। बाकी अगर आप ई बुक से पढ़ करके जाते हो हमारे, तो 100% गारंटी है आप इंडिया के किसी भी एग्जाम में बैठोगे 100% आप कवर करोगे। आप कोई सी भी महीने की ई बुक लेकर के देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा ई बुक में किस लेवल का कंटेंट रहता है और कितना डिटेल कंटेंट रहता है, ठीक है। खैर चलिए, तो यहाँ पर यूनेस्को का दूसरा रचनात्मक पाक कला शहर यानी कि सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी लखनऊ चुना गया है। लखनऊ में कुछ चीज़ें यूनिक हैं जो समृद्ध अवधि व्यंजन परंपरा को कायम करती हैं, जैसे कबाब हुआ, बिरयानी हुआ, कोरमा हुआ, ठीक है ना, चिकनकारी वगैरह हो गया। ऐसे ही है। पहले पर हैदराबाद मैंने आपको बताया, ये है हैदराबाद, ये 2019 में बना था, ठीक है। चलिए, यूनेस्को के बारे में आप जानते हो, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और 1945 में स्थापना हुई थी 11 दिसंबर को। पेरिस में हेडक्वार्टर है। नए महानिदेशक बने हैं, इनका नाम याद रखना। नए महानिदेशक हैं खालिद अल एनानी, इससे पहले आंद्रे अजोले थे, ठीक है ना। तो अंधेरा से उजाला खत्म हुआ, अब आ गए खालिद अल एनानी। अगला, भारत ने कितने वर्ष की रोक के बाद चीनी आयात के लिए फिर से मंजूरी शुरू की है? तो भारत और चीन के बीच में आयात, ये खास करके कह सकते हैं हम लोग कि लद्दाख रूट से, या कहें कि मानसरोवर यात्रा वाला रूट था उससे बंद हुआ था, वो आयात फिर से शुरू हुआ है। तो ये 5 सालों के बाद किया गया है। 2020 में जब गलवान घाटी इंसिडेंट हुआ था, तो उसके बाद से भारत चीन ने इस रूट से व्यापार करना बंद कर दिया था, लद्दाख वाले रूट से, ठीक है ना। कैलाश मानसरोवर यात्रा जो होती है वो भी बंद कर दी गई थी। अभी हाल फिलहाल में दोनों चीज़ें बहाल की गई हैं। उस रूट से यात्रा भी बहाल की गई है और उस रूट से आयात भी बहाल किया गया है। ऐसा नहीं था कि भारत चीन से सामान लेना बंद कर दिया था, चीन से अभी भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा था। और आपने देखा पिछले साल की अभी रिपोर्ट आई थी, तो भारत चीन का व्यापार $127 बिलियन रहा था
2024 के फाइनेंशियल ईयर में 127 बिलियन डॉलर। अमेरिका का 131 बिलियन डॉलर था। तो अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर भी है चाइना आज के टाइम पर। लेकिन इस रूट से, मानसरोवर कैलाश के रूट से बंद हुआ था और वो फिर से चालू कर दिया गया है। रिश्ते अब सामान्य हो रहे हैं। अभी आपने देखा जब SCO समिट थी, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट चाइना में, तो वहाँ पर PM मोदी गए थे और वहाँ पर भी मीटिंग्स हुई थी और उसको लेकर के कई बार ये बातें उठी कि भाई अब रसिया, चाइना और इंडिया ये तीनों एक नया गुट बना रहे हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे गंदा शहर किसे घोषित किया गया? भारत का सबसे स्वच्छ शहर तो आप जानते हो इंदौर चुना जाता है हर बार। सबसे गंदा शहर इस बार कौन चुना गया है? तो सबसे गंदा शहर मदुरै को चुना गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मदुरै जो है ये सबसे गंदा शहर माना गया है इस बार का, ठीक है। तो मदुरै, उसके बाद लुधियाना है, चेन्नई है, रांची है, बेंगलुरु है, ये सबसे गंदे शहरों में आते। सबसे स्वच्छ शहरों में इंदौर है, इंदौर के बाद सूरत वगैरह है, ये सब आते हैं सबसे स्वच्छ शहर में। तो आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा ये जारी किया जाता है, ठीक है। अगला, एक और जरूरी बात, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिए जिससे हमारी जो वीडियो आती हैं उसका नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपको पहुंच जाया करे। कई बार यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं देता है, या फिर आप कई सारे चैनल सब्सक्राइब करके रखते हो तो इसलिए फीड में आपके शो नहीं करता है, पीछे चला जाता है, ठीक है। और गलती से कहीं कोई न्यूज़ चैनल आप सब्सक्राइब कर लिए तो दिन भर में वो 50 वीडियो अपलोड करते हैं, तो ऐसे में हमारी वीडियो छिप जाती है। तो वीडियो की हमारे नोटिफिकेशन मिल जाया करे आपको, जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वो तो आप तक पहुँच जाया करे। इसके लिए आप चैनल व्हाट्सएप पर जरूर ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उससे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत में अपना पहला राजदूत नियुक्त किया? तो भारत में अपना पहला राजदूत अभी हाल ही में अफगानिस्तान तालिबान ने नियुक्त किया है। अफगानिस्तान तालिबान ने कहा है कि नियुक्त करेंगे, मतलब अभी तो एट ए टाइम नवंबर में नहीं नियुक्त हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि नवंबर लास्ट या दिसंबर तक ये नियुक्त हो जाए। तो यानी कि भारत में अब उसकी एम्बेसी होगी, राजदूत हो रहा है तो मतलब कि एम्बेसडर होगा, एम्बेसी होगा, ठीक है। तो विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी जब अभी भारत में आए थे तो भारत ने भी वादा किया था कि हम वहाँ पर भी अपना कंसुलेट खोलेंगे, दोबारा से अब उसको चालू करेंगे। तो भारत वहाँ पर नियुक्त करेगा और ये अपने यहाँ पर नियुक्त करेंगे। यानी कि अब हम लोग धीरे धीरे ऑफिशियली मान्यता दे रहे हैं तालिबान को एज ए कंट्री। दुनिया में पहला देश रसिया बना था जिसने तालिबान अफगानिस्तान को एज ए कंट्री मान्यता दी। एक्चुअली में हुआ क्या था, 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान सरकार पर कूच कर दिया और अशरफ गनी को उखाड़ फेंका। अशरफ गनी हेलीकॉप्टर में पैसे लेकर के भाग गए देश छोड़ करके। तो काबुल पर तब से कब्जा कर लिया तालिबान ने। अब तालिबान कब्जा कर लिया तो तब से अफगानिस्तान का इन्होंने झंडा बदल दिया, सब कुछ बदल दिया। तो इसको कोई कंट्री के रूप में अभी तक नहीं मान रहा था। हालांकि ये उसी टाइम पर आया था, पूरी तैयारी के साथ आया था, अपना पूरा मंत्रालय का गठन किया, प्रधानमंत्री नियुक्त किया, विदेश मंत्री नियुक्त किया, आमिर खान मुत्तकी उसके विदेश मंत्री हैं, ये सब किया। लेकिन कोई देश उसको एज ए देश मानने को तैयार नहीं था। सबने अपनी अपनी एम्बेसी बंद कर ली, भारत ने भी अपनी एम्बेसी बंद कर ली थी। अब धीरे धीरे यहाँ पर चीज़ें शुरू हो रही हैं, वहाँ पर एम्बेसी अब भारत खोल रहा है, उधर रसिया ने तो खोल भी दिया और देश के रूप में मान्यता भी दे दी। अगला, भारत निम्न में से किस कार्यक्रम की मेज़बानी फरवरी 2026 में विशाखापत्तनम में करेगा? तो फरवरी 2026 में भारत अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा की और अभ्यास मिलन की, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी की, इन सभी की मेज़बानी करेगा। तो ये तीनों ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। पहली बार होगा जब एक ही साथ भारत इन तीन प्रमुख मेज़बानी करेगा समुद्र की। हाल ही में कितने व्यक्तियों को भूपेन हजारिका पुरस्कार प्रदान किया गया? भूपेन हजारिका पुरस्कार ये असम सरकार द्वारा दिया जाता है। इस बार 6 विभूतियों को, 6 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। तो देखिए, LR सैलियो जो मिजोरम के हैं, पूर्व सूचना और जनसंपर्क निदेशक हैं, इनको सम्मानित किया गया। यसे दोरज थोंगची को, लयस्लाम मेमा देवी को, रजनी बसुमतारी को, डॉक्टर सूर्यकांत हजारिका को और प्रोफेसर डेविड R सियमलीह को सम्मानित किया गया है। ये 6 के 6 हैं, ठीक है। इस पुरस्कार की शुरुआत 2012 में की गई थी। ये सरहद नाम के संगठन के द्वारा दिया जाता है, असम सरकार के द्वारा, ठीक है। असम मतलब कि गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व रहती है। किस देश के क्रिकेटर केन विलियमसन ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया?
केन विलियमसन। महेंद्र सिंह धोनी के बाद दूसरा कोई कूल है तो वो केन विलियमसन है। ये हैं न्यूजीलैंड के क्रिकेटर। तो अब ये T20 नहीं खेलेंगे, T20 से ये संन्यास ले लिए हैं। इनके करियर पे फोकस करें तो 93 मैच ये खेले हैं अभी तक, 2575 रन बनाए थे, 18 अर्धशतक इसमें शामिल था, 95 स्कोर इनका हाईएस्ट रहा है। अगला, भारतीय सेना ने रेगिस्तान युद्ध क्षेत्रों में ड्रोन और काउंटर ड्रोन क्षमताओं के परीक्षण के लिए कौन सा अभ्यास किया है? रेगिस्तान में तो भारत ने अभी वायु समन्वय 2 नाम का एक अभ्यास किया है, एक्सरसाइज किया है। राजस्थान में ये एक्सरसाइज की गई है। इसमें भारतीय वायुसेना और भारतीय सेनाएं जो हैं ये ड्रोन सिस्टम और एंटी ड्रोन सिस्टम का परीक्षण किया है, टेस्टिंग किया है। ठीक है, क्योंकि अब आने वाला टाइम जो है ड्रोन से ही युद्ध हो रहा है। हाल ही में बहरीन के मनामा में एशियाई युवा खेल आयोजित किया गया। भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो एशियाई युवा खेल, एशियन यूथ गेम, जो कि 12 साल बाद हो रहा है, इसमें भारत ने जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया, 48 मेडल्स ले आए। इसमें 13 गोल्ड था, 18 सिल्वर और 17 कांस्य पदक था। हालांकि भारत रहा है 6वें स्थान पर, तो एशिया में कुछ ज़्यादा खास स्थान नहीं माना जाता है, 6ठा। एशिया में चाहिए कि चाइना, जापान, इसके बाद भारत ही आ जाए, लेकिन खैर चाइना, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, इन सब के बाद भारत जो है 6ठे पायदान पर रहा है। तीसरा संस्करण था 22 से 31 अक्टूबर तक। लास्ट वाला जो खेला गया था 2013 में हुआ था, और अब मनामा बहरीन में हुआ है अभी तीसरा संस्करण। ठीक है, अगला, इसका मस्कट भी याद रखना, सोहाब। अगला, पीएम मोदी ने किस चीज की स्थापना दिवस पर, किस राज्य की स्थापना दिवस पर राज्य में नए विधानसभा का उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस था। उसी अवसर पर छत्तीसगढ़ में एक नया विधानसभा भवन का उद्घाटन किया गया, जिसके उद्घाटन पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया है। तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का भी यहाँ पर अनावरण किया गया है। 1 नवंबर को आप जानते हो सन 2000 को 26वें राज्य के रूप में यह अलग हुआ था, किससे? मध्य प्रदेश से। 26वां राज्य छत्तीसगढ़ बना था 1 नवंबर सन 2000 को। जस्ट उसके 8 दिन बाद 9 नवंबर को सन 2000 को ही उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश से 13 जिले लेकर के उत्तरांचल अलग हुआ। उत्तरांचल का ही 2007 में नाम बदलकर उत्तराखंड किया गया। फिर और 6 दिन बाद यानी कि 9-6-15 नवंबर सन 2000 को ही झारखंड अलग हुआ बिहार से, वो 28वां राज्य बना। तो 26वां, 27वां, 28वां ये बना। 29वां राज्य 2 जून 2014 को तेलंगाना बना था आंध्र प्रदेश से अलग होकर के। फिर उसके बाद फिर 5 अगस्त को 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये 2 यूनियन टेरिटरी बना दिए गए। तो जम्मू कश्मीर एक राज्य कम हो गया, 2 यूनियन टेरिटरी बढ़ गए, है ना। तो 2 यूनियन टेरिटरी बढ़े, राज्य कम हुआ, तो मतलब 28 राज्य हो गए। अब यूनियन टेरिटरी की संख्या बढ़कर के हो गई थी 9। लेकिन फिर क्या होता है, फिर 26 जनवरी 2020 को क्या होता है कि दमन, दीव और दादरा नगर हवेली इनको एक कर दिया जाता है। तो अब यूनियन टेरिटरी की संख्या 9 से घटकर हो गई 8 और राज्यों की संख्या भी 29 से घटकर हो गई 28। आज के टाइम पर 28 राज्य हैं, 8 यूनियन टेरिटरी हैं। क्लियर है? आगे, दुनिया में पहली बार पीढ़ीगत धूम्रपान प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश कौन बना? पीढ़ीगत धूम्रपान प्रतिबंध ये लगा दिया है मालदीव ने। मालदीव ने कहा है कि कोई आने वाली पीढ़ी जो है वो धूम्रपान नहीं करेगी। 1 जनवरी 2007 के बाद या उसके बाद या उस टाइम पर पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को धूम्रपान करने का या खरीदने का या बेचने का भी कोई अधिकार नहीं होगा मालदीव के अंतर्गत। तो इसका पीढ़ीगत मतलब धूम्रपान प्रतिबंध लगाया है इसने। तो पहला ऐसा देश है दुनिया का जिसने ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया है। हाल ही में किसे रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है? रक्षा लेखा महानियंत्रक ये नियुक्त किया गया है विश्वजीत सहाय को। विश्वजीत सहाय ये CGDA होंगे, यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स। जो डिफेंस के लिए बजट्स आते हैं, डिफेंस कहाँ कहाँ पर कितना खर्च होना है, कितना खर्च हुआ, सही मामलों में हुआ कि नहीं हुआ, इन सब का लेखा जोखा करने का काम इनका होता है, लेखा महानियंत्रक रक्षा वाले। ठीक है ना। तो श्री राजकुमार अरोड़ा का स्थान इन्होंने लिया है और ये भारतीय रक्षा लेखा सेवा 1990 बैच के अधिकारी हैं। अगला, 9 से 13 नवंबर 2025 के बीच 22वें वार्षिक राष्ट्रमंडल संसदीय संघ यानी CPA के भारत क्षेत्र जोन 2 सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? इसकी मेजबानी कर रहा है नागालैंड। नागालैंड ने किया, 9 से 13 नवंबर तक ये आयोजित हुआ नागालैंड विधानसभा में। ओके, तो लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला जी, ये मुख्य संरक्षक की भूमिका यहाँ पर निभाए और यहाँ पर इन्होंने जाकर इसका आयोजन संपूर्ण कराया।
अगला, हाल ही में गोगाबिल झील को किस राज्य का छठा रामसर स्थल घोषित किया गया? गोगाबिल झील कहाँ पर है? गोगाबिल झील है बिहार में। तो बिहार के गोगाबिल झील को छठा रामसर स्थल घोषित किया गया है। ये ऑक्सबो झील है, एक बिहार के कटिहार जिले में स्थित है और गंगा और महानंदा नदियों के बीच है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है किन दो नदियों के बीच में है? तो गंगा और महानंदा नदियों के बीच में स्थित है और कटिहार जिले में है गोगाबिल झील, जिसे मिला है रामसर स्थल। रामसर स्थल क्या होता है? देखो, मैं इसको कई बार बता चुका हूँ। एक्चुअल में 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में वेटलैंड्स को लेकर, आर्द्र भूमियों को लेकर के एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, कन्वेंशन आयोजित किया गया था, जिसे रामसर कन्वेंशन या फिर वर्ल्ड वेटलैंड कन्वेंशन के नाम से जाना गया। अब 2 फरवरी को ये 1971 में घोषित हुआ था, इसलिए 2 फरवरी को आज भी हम लोग विश्व आर्द्र दिवस या आर्द्र भूमि दिवस या फिर वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाते हैं। इसके अलावा अब इसके बाद जो है मतलब कि रामसर स्थल हुआ था, रामसर नाम का एक शहर है, वहाँ पर ये आयोजन हुआ था, इसीलिए जो लिस्ट बनाई गई आर्द्र भूमियों को दुनिया भर के संरक्षित करने के लिए, उनको रामसर साइट के नाम से जाना गया, उसी में वो लिस्ट ऐड होती रही। आज के टाइम पर भारत में 94 संख्या हो गई है रामसर साइट्स की बढ़कर। ठीक है, 94। सबसे ज़्यादा बिहार में 6 हैं, अब सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश है। ठीक है, अगला, और भारत तीसरे स्थान पर है दुनिया में। हाल ही में जारी क्यूएस एशिया रैंकिंग 2026 में शीर्ष पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही है? तो क्यूएस एशिया रैंकिंग में एक बार फिर से हांगकांग यूनिवर्सिटी टॉप पर बन गई है। दूसरे पर पेकिंग यूनिवर्सिटी है, तीसरे पर सिंगापुर का नेशनल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, और उसके बाद नांगयांग प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है। भारत के 5 आईआईटी और आईआईसी बेंगलुरु और दिल्ली यूनिवर्सिटी, इनको शीर्ष 100 स्थानों में शामिल किया गया है। अगला, 11 और 12 नवंबर को कहां पर ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये 11 और 12 नवंबर को हुआ, नई दिल्ली में हुआ, नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। ग्रीन हाइड्रोजन पर इंटरनेशनल सम्मेलन नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा किया गया। आप कमेंट करके बताओ, नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के वर्तमान में मंत्री कौन है? कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और 11-12 नवंबर को हुआ ये। अगला, भारत निम्न में से किस देश में दिसंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता का के तहत 8 अफ्रीकी चीतों का आयात करेगा? एक बार फिर से चीते लाए जा रहे हैं अफ्रीकी देश से। कौन से देश से इस बार लाए जाएंगे? इस बार ये लाए जाएंगे बोत्सवाना से। आप जानते हो सबसे पहले हम लोग नमीबिया से लाए थे, नमीबिया से लाए थे 8 चीते, है ना, और उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका से लाए गए, फिर अब बोत्सवाना से लाए जाने की बात चल रही है। ये सब प्रोजेक्ट चीता का हिस्सा है, प्रोजेक्ट टाइगर नहीं। प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत 2022 में की गई थी और ये प्रोजेक्ट चीता का ही हिस्सा है जिसके तहत चीते लाए जा रहे हैं। अच्छा, भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री हैं, इन्होंने इसकी घोषणा की है। मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में ये भी लाए जाएंगे, सेम ऐसे ही जैसे बाकी के लाए गए थे। मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में ही सबसे पहले लाए गए थे चीते, और ये चीते 70 साल के बाद आए थे। लास्ट बार चीते छत्तीसगढ़ में देखा गया था 1952 में, उसके बाद से कुनो नेशनल पार्क में 2022 में लाए गए। ठीक है जी, तो प्रोजेक्ट चीता 2022 में हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? 1973 में। 9 नवंबर 2025 को किस राज्य ने अपना 25वां राज्य स्थापना दिवस मनाया? 9 नवंबर को अभी मैंने आपको बताया। 1 नवंबर को मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़, 26वां राज्य, और 9 नवंबर को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ 27वां राज्य। तो ये हो गया उत्तराखंड। तो बाकी सारी डिटेल मैं अभी बता चुका हूँ आपको। 2007 में उत्तराखंड का नाम बदलकर उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड किया गया। 13 जिले अभी भी हैं जो उत्तर प्रदेश से अलग हुए थे, और उत्तराखंड अपने स्थापना का सिल्वर जुबली मना रहा है क्योंकि इस बार 25वां फाउंडेशन डे है। 7 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की कौन सीवीं वर्षगांठ मनाई गई? 7 नवंबर 2025 वंदे मातरम की 150वीं जयंती मनाई गई है, वर्षगांठ मनाई गई है, जयंती नहीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने इसकी रचना की थी 7 नवंबर 1875 को, और तब से अब तक 150 साल हो गए हैं। और इसको पहली बार इसे साहित्यिक पत्रिका बंगदर्शन में डाला गया था। उसके बाद उनके बंकिम चंद्र चटर्जी के हुए उपन्यास आनंद मठ में इसका वर्णन किया गया 1882 में, और फिर 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में ये गाया गया था। पहली बार था जब
इसे शामिल किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में। और आगे चलकर 24 जनवरी 1950 को जब भारत का पहला राष्ट्रपति मिला, जब भारत को पहला राष्ट्रगान मिला, उसी टाइम भारत को पहला राष्ट्रगीत मिला जो कि था वंदे मातरम। अगला, महिलाओं को प्रतिवर्ष 12 दिन का सवेतन मासिक धर्म अवकाश देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो महिलाओं को प्रतिवर्ष 12 दिन यानी कि साल भर में 12 दिन, एक महीने में एक दिन मासिक धर्म अवकाश दिया जाएगा। ये कर्नाटक ने लागू किया है। कर्नाटक पहला राज्य बना है ये प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों प्रकार के जॉब्स में शामिल करने के लिए, ठीक है ना। तो बाकी इससे पहले भी आए थे और भी राज्यों में कई बार, लेकिन वो केवल सरकारी नौकरियों के लिए था। यहाँ पर कर्नाटक सरकार ने मस्ट कर दिया है प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों प्रकार की जॉब्स के लिए महिलाओं के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में किसको विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार प्रदान किया गया? तो विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार मिलेगा श्री श्री रविशंकर जी को। श्री श्री रविशंकर जी को, जो कि बोस्टन ग्लोबल फोरम और एआई वर्ल्ड सोसाइटी द्वारा सम्मानित किए जाएंगे। 2015 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। श्री श्री रविशंकर जी आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक हैं और इसी को ये चलाते हैं, ठीक है। अगला, हाल ही में किसने वर्जीनिया की पहली दक्षिण एशियाई अमेरिकी और भारतीय मूल की महिला लेफ्टिनेंट गवर्नर निर्वाचित होकर इतिहास रचा है? तो अभी हाल ही में गजाला हाशमी ये नियुक्त की गई हैं वर्जीनिया की पहली दक्षिण एशियाई अमेरिकी और भारतीय मूल की महिला, ठीक है, गजाला हाशमी। तो साउथ एशिया की पहली ये लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वहाँ पर नियुक्त होने वाली, और पहली मुस्लिम व्यक्ति भी हैं वहाँ पर वर्जीनिया की नियुक्त होने वाली, ठीक है। हाल ही में डीएनए की खोजकर्ता और नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स वाटसन का निधन हो गया। किस क्षेत्र में नोबेल मिला था? तो नोबेल इनको मेडिसिन के क्षेत्र में मिला था, क्योंकि डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल की खोज इन्होंने की थी, जेम्स वाटसन, ठीक है। तो 97 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। इनको 1962 में नोबेल मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में। वाटसन और क्रिक और मैरिसन विल्किंस, इनको तीनों को मिला था एक साथ नोबेल। डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है इसकी इन्होंने खोज की थी, जो आप हाई स्कूल इंटर में खूब पढ़े होंगे। अगला, निम्न में से किसकी जयंती पर प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? 11 नवंबर को आप जानते हो भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे मौलाना अबुल कलाम जी की, आज़ाद जी की जयंती पर मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, नेशनल एजुकेशन डे। भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। 1947 15 अगस्त से लेकर 2 फरवरी 1958 तक शिक्षा मंत्री रहे। इन्हीं के टाइम पीरियड पर आईआईटी खड़गपुर की स्थापना हुई, जो कि भारत का पहला आईआईटी इंस्टीट्यूट था। 1992 में इनको मरणोपरांत भारत रत्न मिला। पहले भी मिल रहा था लेकिन इन्होंने लेने से मना कर दिया था, फिर बाद में इनके मरणोपरांत इनको सम्मानित किया गया भारत रत्न से। हाल ही में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार किस भारतीय शहर को एशिया का सबसे खुशहाल शहर घोषित किया गया? तो एशिया का सबसे खुशहाल शहर है मुंबई। भारत कहीं नहीं, पूरे एशिया का सबसे खुशहाल शहर है ये, ठीक है। टाइम आउट की सिटी लाइफ इंडेक्स की सर्वेक्षण में ये पाया गया है। दूसरे पर बीजिंग है, तीसरे पर संघाई है। यहाँ कल्चर, भोजन, नाइट लाइफ, सामाजिक माहौल, इस सब को देखते हुए किया गया। हमें लग रहा है कि गरबा डांस जब चल रहा था तो उस दौरान ये लोग आए थे सर्वे करने और तब यहाँ पर पाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा सुसाइडल केस भी मुंबई में ही देखने को मिलते हैं। मुंबई को 5वां सबसे खुशहाल शहर स्थान दिया गया पूरी दुनिया में। एशिया में टॉप पर है। दुनिया में टॉप पर अबू धाबी, मेडेलिन, केपटाउन और मैक्सिको सिटी हैं, इनसे ऊपर 4। हाल ही में मालाबार अभ्यास का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? मालाबार एक्सरसाइज। तो मालाबार एक्सरसाइज का इस बार था 28वां संस्करण, और मालाबार में आप जानते हो ये क्वाड के मेंबर्स के बीच होता है। क्वाड में आप जानते हो 4 देश हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और जापान। तो चारों देशों के बीच में होता है ये, और बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है मालाबार। 2 स्टेज में होता है, एक इसका हार्बर चरण होता है और एक इसका समुद्री चरण होता है, ठीक है। तो आईएनएस सह्याद्री भारत की तरफ से इसमें गया हुआ है। अगला, स्वच्छ औद्योगिक परियोजना पाइपलाइन में भारत विश्व स्तर पर कौन से स्थान पर है? स्वच्छ औद्योगिक परियोजना पाइपलाइन में तो इसमें भारत है 3रे स्थान पर, 3rd पोजीशन पर है भारत। ग्लोबली चीन, अमेरिका के बाद भारत 3रा स्थान रखता है। 65 व्यावसायिक स्तर की कम ऊर्जा उत्सर्जन वाली परियोजनाएं यहाँ पर प्रस्तावित हैं। स्वच्छ औद्योगिक परियोजना मतलब ये हुआ कि जो भी औद्योगिक परियोजनाएं यहाँ पर हैं उनसे ग्रीन एनर्जी का यूज हो रहा है, वहाँ पर कार्बन का एमिशन नहीं हो रहा है, या फिर जितना हो रहा है उसको ऑब्जर्व करने के लिए भी व्यवस्था बनाई गई है। निम्न में से किस देश के द्वारा हाल ही में मिनटमैन 3 नाम की जो ICBM मिसाइल है उसका परीक्षण किया गया?
मिनटमैन सीरीज किसकी है? मिनटमैन सीरीज है ये अमेरिका की। जैसे भारत में अग्नि सीरीज है, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 5, ऐसे यहाँ पर मिनटमैन है। तो मिनटमैन 3 जो है ये ICBM है। ICBM मतलब कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ये ऐसी मिसाइल है जिसका रेंज इंटर कॉन्टिनेंटल है, मतलब एक कॉन्टिनेंट से बढ़कर दूसरे कॉन्टिनेंट में भी ये हिट कर सकते हैं, अंतर महाद्वीपीय जिसे कहते हैं। तो ये रेंज इसकी बहुत ज़्यादा है, 13,000 से 14,000 किलोमीटर की रेंज है, ICBM है। और इसका अभी परीक्षण किया गया है किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। ठीक है, अगला, निम्न में से किस देश में 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन या COP30 आयोजित किया गया? COP30 सम्मेलन इस बार चर्चा में रहा। इस बार ये ब्राज़ील में हो रहा है, ब्राज़ील में हो रहा है COP30। ठीक है, COP31 अभी निश्चित नहीं हुआ है, लेकिन COP32 निश्चित हो गया है, इथियोपिया में होगा। COP30 की अगर बात करें तो 10 से 21 नवंबर तक ये बेलम ब्राज़ील में आयोजित किया गया। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज UN के द्वारा होता है क्लाइमेट चेंज को लेकर के। इस बार भी फोकस रहा है पेरिस जलवायु समझौते का 1.5 डिग्री सेल्सियस को कायम रखने का उद्देश्य से। ठीक है, पेरिस जलवायु समझौता ये 2015 के COP21 में निकला था। जब पेरिस में हुआ था COP21, तो उस दौरान पेरिस जलवायु समझौता आया था, जिसमें यह डिसाइड किया गया था कि वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस पर, यानी 1.5 डिग्री सेल्सियस पर रखेंगे, निश्चित आसपास रखने का प्रयास करेंगे, और 2050 तक टारगेट बनाकर चलेंगे कि 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ना जाए, उसके अंदर में ही रहे वैश्विक तापमान। ठीक है, और ये हुआ। अच्छा, COP1 अगर पूछा जाएगा कि COP की शुरुआत कब हुई थी, तो COP की स्थापना तो 1992 में हुई थी, लेकिन COP1 सम्मेलन जो हुआ था सबसे पहले ये हुआ था बर्लिन में, जर्मनी में। कब हुआ था? 1995 में। ठीक है, भारत कभी मेज़बानी किया है क्या? हाँ, बिल्कुल किया है। भारत ने COP8 की मेज़बानी की थी, नई दिल्ली में होगा, है ना, नई दिल्ली में भारत ने COP8 की मेज़बानी की थी 2002 में। ठीक है, तो COP8 याद रखना। चलिए अगला, 17 से 19 दिसंबर 2025 तक दूसरा WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ किया गया? यह कहाँ किया जाएगा? क्योंकि 17 से 19 दिसंबर की बात हो रही है, तो ये किया जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में किया जाएगा। और ये WHO का पारंपरिक चिकित्सा को लेकर के होगा। पारंपरिक चिकित्सा बोले तो जैसे अपने यहाँ आयुष होता है ना, हम लोगों ने तो मंत्रालय भी बना रखा है, आयुष मंत्रालय, यानी आयुर्वेदा, योग चिकित्सा, यूनानी चिकित्सा, और एस से सिद्ध चिकित्सा, और H से होम्योपैथी। तो इन सब जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां हैं, इनको बढ़ावा देने के लिए ये शिखर सम्मेलन होगा WHO के द्वारा। थीम ये इसके सामने है आपके, दुनिया भर से लगभग 7,000 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। हाल ही में किसको उनके उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लैश के लिए इस बार मिला है बुकर पुरस्कार। किसे मिला है? डेविड सेजले को मिला है बुकर पुरस्कार उनके उपन्यास फ्लैश के लिए। 50,000 पाउंड लेकर के जाएंगे अपने घर। 2016 में भी नॉमिनेट किए गए थे, लेकिन मिला नहीं था अवार्ड, इस बार मिला है। पिछले साल सामंथा हार्वे को मिला था ऑर्बिटल के लिए। पिछले साल वाला भी पूछा जा सकता है, 2024 का, 2025 वाला भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला, वर्ष 2025 में न्यूयॉर्क शहर के अगले मेयर कौन चुने गए? तो न्यूयॉर्क के अगले मेयर होंगे जोहरान ममदानी। बहुत ज़्यादा चर्चित नाम रहा, फ्यूचर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका देखा जा रहा है इनको, जोहरान ममदानी। ये डेमोक्रेट पार्टी से हैं, मतलब जो बाइडेन वाली पार्टी से हैं। रिपब्लिकन पार्टी की हालत ख़राब है इनकी जीत के बाद, क्योंकि ये 10 लाख वोटों से जीते हुए हैं। रिपब्लिकन के हैं डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है ना, इसी के बाद वो दबाव में आए हैं और टैरिफ अब कम करने पर लगे हैं। खैर, 4 साल का इनका कार्यकाल होगा, 1 जनवरी 2026 को ये अपना पद ग्रहण करेंगे। अगला, भारतीय मूल की है वैसे ये। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बनी हैं? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अभी अंगोला की यात्रा करने गई थी। अंगोला के अलावा ये बोत्सवाना की भी यात्रा करेंगी, लेकिन अंगोला की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष ये बन रही हैं। 8 नवंबर 2025 को 6 दिवसीय यात्रा इनकी शुरू हुई है। ठीक है, 8 से 11 जाएंगे। अगला, टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर भी PDF वगैरह भेज जाती है। MZT ऐप पर क्विज PDF सब मिल जाएगी। वीडियो कोर्स आप लेना चाहते हो, संकल्प बैच हुआ या फिर हमारे ग्रुप डी बैच हुआ या GS सफलता बैच हुआ, ये सब आपको हमारे ऐप पर मिल जाएंगे बहुत ही किफ़ायती दाम में। इसके अलावा हमारी ई बुक्स हर महीने की आती है, 6 महीने की आती है, 3 महीने की आती है,
ये सब ई बुक ले सकते हो डिटेल कंटेंट के साथ, ठीक है। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना है? तो संयुक्त राष्ट्र के जल सम्मेलन में, ठीक है, वाटर कॉन्फ्रेंस में अभी शामिल हुआ है कौन? बांग्लादेश। ये पहला दक्षिण एशियाई देश बना है, ठीक है ना, साउथ एशियन देश। अब साउथ एशियन देश है तो अमेरिका काट दो, ये साउथ एशिया में नहीं है, रसिया भी काट दो, साउथ एशिया में नहीं है ना, मालदीव और बांग्लादेश बचा, बांग्लादेश ले लो। तो सीमा पार नदियों और झीलों का स्थायी न्यायसंगत प्रबंधन सुनिश्चित करना, यह है, बांग्लादेश इससे जुड़ चुका है, बाकी कुछ इसमें बताने वाली चीज है नहीं। अगला, वाइब कोडिंग, इनको निम्न में से किसके द्वारा 2025 के लिए वर्ष का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? मैंने आपको बताया अलग अलग डिक्शनरीज साल के अंत में अपना अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित करती हैं कि उनके हिसाब से साल भर कौन सा वर्ड सबसे नया, सबसे चर्चित, सबसे यूनिक रहा है। तो इस बार वाइब कोडिंग चुना है किसने? इसको चुना है कॉलिंस डिक्शनरी ने। कॉलिंस डिक्शनरी ने वाइब कोडिंग को चुना है इस साल का वर्ड ऑफ द ईयर, ठीक है। ओपन एआई के सह संस्थापक अंद्रेज कैप्रेथी द्वारा ये शब्द गढ़ा गया था। एआई का उपयोग करके प्राकृतिक भाषा को कंप्यूटर कोड में बदलने की एक उभरती सॉफ्टवेयर विकास है वाइब कोडिंग। अब डिक्शनरी.com ने, मैंने आपको बताया 6-7 शुरुआत में बताया। ऑक्सफोर्ड ब्रेन रूट, कैम्ब्रिज का 2024 का ये मैनिफेस्ट, ये 2024 के हैं वैसे, ये भी 2024 का, ठीक है। डेम्योर, ये भी 2024 का, और ये भी 2024 का, ठीक है ना। बाकी ये 2025 का है। अगला, वर्ष 2027 में COP 32 की मेजबानी कौन करेगा? अभी मैंने आपको बताया 2027 में कंफर्म हो गया है, 2026 वाला भी कंफर्म नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया में और एक देश है उसमें भी लड़ाई चल रही है, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की में, कि कौन करेगा मेजबानी। लेकिन अभी ये कंफर्म हो गया है COP 32 जो होगा ये इथियोपिया में होगा, 2027 में होगा, ठीक है। अदिस अबाबा इसकी राजधानी है, वहाँ पर ये आयोजित होगा। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के बारे में मैंने आपको सब बता ही दिया है, ओके। अगला, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? इस बार जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया गया इसमें टॉप पर सबको चौंकाते हुए आ गया महाराष्ट्र। महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा, गुजरात दूसरे पर, हरियाणा तीसरे पर रहा। पिछली बार उड़ीसा रहा था टॉप पर। जल शक्ति मंत्रालय ये रिपोर्ट जारी करता है हर साल जो सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन करता है वाटर का उसको दिया जाता है राष्ट्रीय जल पुरस्कार, ठीक है। तो यहाँ पर लिस्ट में टॉप पर इस बार महाराष्ट्र रहा। भारत के कंप्यूटर वैज्ञानिक शिक्षा की नींव रखने वाले अग्रणी कंप्यूटर वैज्ञानिक वी राजा रमन का निधन हो गया। किस पुरस्कार से सम्मानित थे? तो ये पद्म भूषण और शांति स्वरूप भटनागर दोनों से सम्मानित थे। बी और सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार आप जानते हो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। 1998 में उनको पद्म भूषण मिला था जो कि नागरिक सम्मान है। IIT कानपुर में इन्होंने 1979 में सबसे पहले कंप्यूटर विज्ञान की जो सिलेबस है वो शुरू किया था। हाल ही में किस भारतीय पार्श्व गायिका ने 3800 से अधिक गरीब और वंचित बच्चों की मुफ्त हृदय सर्जरी के लिए पैसे जुटाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया? भारतीय पार्श्व गायिका हैं, प्लेबैक सिंगर हैं, नाम है पलक मुच्छल। तो पलक मुच्छल 3800 से ज़्यादा गरीब और वंचित बच्चों को मुफ्त में हृदय सर्जरी करवाई और इसके बाद एक रिकॉर्ड बन गया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। इनका फाउंडेशन है पलक पलास चैरिटेबल फाउंडेशन, उसी फाउंडेशन के जरिए ये सहायता करती हैं। छठा विनबैक्स सैन्य अभ्यास कहाँ पर हुआ? विनबैक्स मतलब वियतनाम इंडिया बायलैटरल एक्सरसाइज। तो वियतनाम और इंडिया के बीच में बायलैटरल एक्सरसाइज है, ये अभी वियतनाम में हुआ है, हनोई में शुरू हुआ है। देखिए हनोई कहाँ पर है? वियतनाम की राजधानी है। 11 से 29 नवंबर चल रहा है, छठा संस्करण है इस बार, ठीक है। अगला, हाल ही में किस देश ने सर्जियो गोर को भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर्जियो गोरे ये बन गए हैं अमेरिका के भारत में राजदूत, अमेरिका के भारत में राजदूत, ठीक है ना। तो दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों को भी देखेंगे भारत के साथ साथ। 11 नवंबर को इनका शपथ ग्रहण कराया गया ट्रंप के द्वारा। एरिक गारसेटी इससे पहले थे, एरिक गारसेटी गए इस्तीफा दिए, उसके बाद फिर ये आए। अगला, हाल ही में किसको हिंदी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया? बाल साहित्य पुरस्कार दिया जाता है इस बार हिंदी साहित्य, देखो भारत की जो भी भाषाएं हैं 24 भाषाओं में दिया जाता है ये। इस बार हिंदी भाषा के लिए किसे दिया गया है? हिंदी भाषा के लिए सुशील शुक्ला को दिया गया है, सुशील शुक्ला। अब बाकी में जो प्रमुख भाषाएं हैं अंग्रेजी, मैथिली, उड़िया, संस्कृत, उर्दू, ये आपके सामने लिस्ट है। 24 की 24 तो नहीं बताऊंगा, लेकिन 24 दिया जाता है, 50,000 रुपये मिलते हैं। अगला, 14 नवंबर को बाल दिवस को दिया जाता है।
पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए निम्न में से किस खिलाड़ी को नॉमिनेट किया गया है? तो पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए इस बार अभिनव बिंद्रा और लिएंडर पेस इन दोनों को नॉमिनेट किया गया है। ध्यान रहे, ये अभी नॉमिनेट किए गए हैं, अभी इनको मिला नहीं है। अब भारत सरकार डिसाइड करेगी कि इनको देना है कि नहीं देना है। ऐसे ही पद्म भूषण के लिए दिया जाएगा, नीरज चोपड़ा, गगन नारंग इन दोनों को सम्मानित करने के लिए नॉमिनेशन भेजा गया है। और रणधीर सिंह, हरमनप्रीत, मनु भाकर और दिनेश पार्टीवाला, वीरेंद्र राजकिन्हा इन सबको पद्मश्री के लिए नॉमिनेशन भेजा गया है। कुल मिलाकर खेल मंत्रालय के द्वारा इतनी लिस्ट भेजी गई है। अब बाद में डिसाइड होगा कि इनको मिलता है कि नहीं। ठीक है ना। चलिए, तो ये थे क्वेश्चन साथियों नवंबर मंथ के। आई होप आपने बहुत अच्छे से रिवीजन किया नवंबर मंथ का। अब बाकी के क्वेश्चन हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। उसके लिए आप बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दिया कीजिएगा। बाकी के मंथ की जो वीडियो है उसको आप जाकर के देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।